ओके, वेलकम बैक। तो क्लास 12 का चैप्टर 4 जो हम देख रहे थे, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स। लास्ट इसका ये सेकंड लेक्चर है। लास्ट जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इस चैप्टर के इनिशियल सारी चीज़ें देख ली थी कि किस तरीके से एक थ्रेट बन चुका था पूरे वर्ल्ड में कि अब जो है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है, तो सिर्फ एक सबसे एक सुपर पावर रह गई है जो है यूएसए। तो सिर्फ मोनोपोली ना बन जाए, सारे डिसीजंस एक तरीके से यूएसए ना लेने लगे, जो भी सही हो या गलत हो, और सभी पे उसे इन्फ्लेक्ट करना स्टार्ट करे। इसके उसमें आकर के एक दूसरी बड़ी कम्युनिटी बनती है, वो थी यूरोपियन यूनियन, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। यूरो वगैरह की करेंसीज वगैरह बनती हैं, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज उसमें एक तरीके से मिलती हैं। और काउंटर करने के लिए देखने को मिलता है कि 2016 का आपको आंकड़ा भी मैंने दिखाया था कि नियरली 17 ट्रिलियन इकोनॉमी का वो पूरा एक यूनियन बनता है, और अच्छा खासा टक्कर देता है हर एक चीज़ में यूएसए को। जिसमें से दो बड़े कंट्रीज हमने देखे थे, ब्रिटेन और फ्रांस, जो यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर थे और जो परमानेंट सीट रखते थे यूएन के भी। तो वो मेंबर्स थे, इस कारण से उनका एक अच्छा खासा कंट्रोल था। जो भी डिसीजंस फाइनली लिए जाते थे, 5 परमानेंट मेंबर्स में से 2 वहीं के थे, तो अच्छा खासा कंट्रोल था कि ऐसा कोई डिसीजन ना लिया जाए जो जनहित में ना हो या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के प्रॉफिट में हो। आगे अब हम इस लेक्चर में, एक छोटा लेक्चर होगा ये, क्योंकि इसके साथ चैप्टर आपका खत्म होगा, जिसमें 2 ही टॉपिक देखेंगे, मेनली चाइना से रिलेटेड देखेंगे। और इस पे पहले टॉपिक होगा आपका द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी अगर चाइना की इतनी ज़्यादा बढ़ी तो आखिर वो किस तरीके से बढ़ी, ऐसा क्या किया उसने कि इतनी ज़्यादा उसकी इकोनॉमी बढ़ी। क्योंकि इस समय आप देख रहे हो कि चाइना की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा है, और उससे ज़्यादा सिर्फ एक की है, यूएस की। आपका बुक कहता है कि 2040 आते आते तक चाइना ओवरटेक कर लेगा यूएस की इकोनॉमी को और वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन बाकी कई सारे सर्वेज कंटिन्यूसली आते रहते हैं जिसमें ये कहता है कि 2030 में ही ये ओवरटेक कर जाएगी यूएस की इकोनॉमी को। तो पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि चाइना की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ी, और दूसरे टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस आपस में कैसे हैं। हालांकि आपको इस समय तो दिख ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट हो चुके हैं, लेकिन कई सारी इंटरनल ट्रेडिंग्स वगैरह और सारी चीज़ें चलती आई हैं, और शुरू से हम देखने की कोशिश करेंगे कि शुरू से ही किस तरह का आपस में हमारा रिलेशन था, कभी अच्छा कभी खराब, कैसे कैसे क्या चीज़ें रहीं। ये हम दूसरे टॉपिक में देखेंगे और हमारा वीडियो होगा खत्म। बात करते हैं इस टॉपिक की, द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। इसमें देखिए बात क्या है, स्टार्टिंग में कह रहा है कि जैसे पहला बन चुका यूएस, दूसरा बन गया यूरोपियन यूनियन, अब तीसरी इकोनॉमी आई, वो थी चाइना की। अब ये ग्रो करना स्टार्ट करेगी, तो थर्ड मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर अब जो बन रही थी। इसमें क्या है, देख के मिलता है हमें कि जब चाइना 1978 कह रहा है कि चाइनाज इकोनॉमिक सक्सेस सिंस 1978 हैज बीन लिंक्ड टू इट्स राइज एज अ ग्रेट पावर। स्टार्टिंग में इनको लिबरेशन एक तरीके से आप कह सकते हो कि 1949 में इंडिया के को जब मिली थी, उससे 2 साल बाद, है ना, एक तरीके से इनको एक तरीके का लिबरेशन इनको मिला, है ना। तो अब होता क्या है कि उसके बाद से ही सडनली ये इतने अच्छे परफॉर्म करना स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि इनमें बहुत सारी ऐसी गलत डिसीजंस भी ली जाती हैं। द ग्रेट लीप आप अगर गूगल करोगे तो वो भी मिलेगा कि इनकी बहुत ही खराब पॉलिसी थी, जिसके कारण से कई कई बहुत ज़्यादा लोग, कई लाखों में लोग मारे गए थे, भूखमरी के। वहाँ के लोग इवन इंसानों को खाने लगे थे, मिट्टी खाने लगे थे, पेड़ पौधे खाने लगे थे, खाना ना होने के कारण से, क्योंकि बहुत ही खराब डिसीजन उस समय लिए जा रहे थे। लेकिन 1978 के बाद से ये धीरे धीरे इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया वहां से आगे। आगे इवन ये बुक कहता है कि 2040 तक ये भी कहा जा रहा है कि यूएस को वो ओवरटेक कर लेगा और सबसे बड़ा वो इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड का। साथ ही साथ यहाँ कहता है कि इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन मेक्स इट द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ। जो ईस्ट एशियन ग्रोथ है उस पूरे का इसे ड्राइवर कहा जा रहा है। ड्राइवर इन द सेंस कि पूरी इकोनॉमी को ये लेकर के चल रहा है। ज़्यादातर जगहों में देखोगे चाइनीज प्रोडक्ट्स वगैरह आपको इस समय दिख जाते हैं, और बहुत बड़ा मार्केट ऑक्यूपाई कर रखे हैं। कहता है कि यहाँ पे अगली बात कहता है कि देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर विद अदर फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन। कुछ और यहाँ फैक्टर्स हैं, जैसे पॉपुलेशन, लैंड मास, इसके पास लैंड भी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ही रिच रिसोर्सेज हैं इनके, रीजनल लोकेशन इनकी काफ़ी अच्छी है, उधर रशिया है, इधर क्या है, इंडिया है, और इसके बीच में है, तो कई सारे जगहों से कनेक्टेड है।
तो इसकी लोकेशन जो है वो भी बड़ी अच्छी है, कुछ एरिया जो है वो माउंटेनियस भी हैं, कुछ एरिया जो है वो प्लेन भी है, हर तरह के एरिया से ये है ना। कहीं यहाँ पे इधर इधर आकर के ये, जैसे अगर यहाँ पे आपका इंडिया आ रहा है तो यहाँ जाकर के ये सी को भी टच करता है, तो हर तरह की चीज़ें इसे मिल रही हैं। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके पावर को इन्हांस करने में हेल्प करती हैं और ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। तो ये क्या करेगा कि भाई आसपास से क्या करेगा कि लोगों को ट्रेड के लिए बुला भी सकता है या वहाँ पे ओपनली बेच भी सकता है। इसके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों को क्या लगा सकता है, वो वर्किंग में लगा सकता है। एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा जगहों पे ऐसा कर सकता है कि भाई यहाँ मैं मशीन्स लगाऊंगा, या जो भी उनका यूटिलाइजेशन कर सकता है। अब अगली बात कहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कहता है आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ 1949, है ना। देखो 1949 में एग्जैक्टली हुआ क्या, जो मैंने आपको लिबरेशन की बात बताई, वहां क्या हुआ। आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949, फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडंग। तो माओ इट्स इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। पहले देखो सोवियत मॉडल पे चले ये, तो बोल रहा था इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चूज टू सीवर इट्स लिंक विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। देखो मैंने आपको बताया था कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की तरफ ये बढ़ रहे थे। अभी एक्चुअली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कैपिटलिज्म सोशलिज्म इन सब के बारे में, मैंने आपको बताया था कैपिटलिज्म में एग्जैक्टली लोगों का फोकस होता है कि इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जाए, बूस्ट किया जाए, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई हमेशा बढ़ती चली जाती है ना। लेकिन ओवरऑल कंट्री को इकोनॉमिकली प्रॉफिट मिलता है, यही अभी हम इसमें देखने वाले हैं, है ना। यहाँ एक कहता है कि देखो हुआ क्या कि इनके पास ऑप्शन था, या तो शुरुआती जो सोवियत का एड है या एडवाइस थी उसको फॉलो करें और उसमें चलना स्टार्ट कर दें। अगला बोल रहा है द मॉडल वॉज टू क्रिएट अ स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। देखो इन्होंने एक मॉडल अपनी तरफ अपनाया, मॉडल ये अपनाया कि इनके पास जमीन ज्यादा थी तो एग्रीकल्चर हुआ करती थी। अब एग्रीकल्चर से जो आ रहे थे प्रॉफिट्स वगैरह आ रहे थे, उसको उन्होंने कुछ स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर में लगाने की कोशिश की। तो वहां पे वो क्या कर रहे थे, इंडस्ट्री सेक्टर वगैरह को लगा रहे थे, जो जो प्रॉफिट इनको एग्रीकल्चर वगैरह के फील्ड से आ रहा था। अब इससे हुआ क्या, एज इट वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट इट नीडेड इन ऑर्डर टू बाय टेक्नोलॉजी एंड गुड्स ऑन द वर्ल्ड मार्केट, चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स। तो इनके पास हुआ क्या, जैसे अभी कंटिन्यूसली है ना कहते हैं, मोदी जी कहते रहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, है ना। तो ऐसी ही कुछ चीजें यहाँ थी और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। वोकल फॉर लोकल का ये जो बात है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो यहाँ इन्होंने किया क्या, इन्होंने देखा कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही कम है। फॉरेन एक्सचेंज हमारा तब बढ़ता जब हमारे पास एफडीआई आती, बाहर से हमें कोई इन्वेस्टमेंट करता हमारे कंट्री में, या फिर हमारा इंपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट बढ़ता, तो उसके अगेंस्ट में हम हमारे पास से बाहर जाती चीजें तो वहां से हो सकता है डॉलर या यूरो आती, इससे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता और उस फॉरेन एक्सचेंज से हम बाहर के मार्केट से टेक्नोलॉजी और गुड्स खरीद सकते हैं। आप ये चीज मेरे ख्याल से पूरी तरीके से समझ रहे होगे। जैसे ये मेरी कंट्री है, कंट्री से हम अगर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, तो बाहर के लोग खरीदेंगे तो डॉलर में खरीदेंगे या यूरो में खरीदेंगे, अपनी करेंसी में खरीदेंगे, तो हमारे जो बैंक है जैसे आरबीआई, आरबीआई के पास वो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। या बाहर के लोग जब इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे आते हैं तो वो अपना जो करेंसी है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कराते हैं, तो इंडिया उनको उसके अकॉर्डिंग से वो जो पैसे रुपए होते हैं वो दे देता है और इंडिया वो डॉलर्स रखता है। तो यहाँ पे उनका एक स्टॉक बढ़ता है, उस स्टॉक को वो यूज कर सकते हैं चीजों को बाहर खरीदने में। तो यहाँ बता रहा है कि चाइना के पास तो फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा था ही नहीं, तो उसे टेक्नोलॉजी और गुड्स खरीदने में मुश्किलें हो रही थी वर्ल्ड मार्केट से। तो इसने ये करा कि ऐसा है, हम अपना क्या करेंगे कि यहीं पे जो डोमेस्टिक गुड्स बन रहे हैं उनको हम यूज करेंगे। तो चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स, है ना। डोमेस्टिक गुड जो वहां खुद बन रहे थे उसको उन्होंने यूज करा। इससे उन्होंने उन्हें थोड़ा सा बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ, लेकिन कह रहा है दिस मॉडल अलाउड चाइना टू यूज इट्स रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन अ स्केल दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। अब इससे देखो हुआ क्या, अब धीरे धीरे ये इंडस्ट्री लगाना स्टार्ट कर रहे थे और अपनी ही चीजों को यूज कर रहे थे, इससे लोगों का थोड़ा सा बेनिफिट भी हो रहा था, है ना। अब उन्होंने धीरे धीरे वहां पे ये भी करा कि भाई सारे लोगों को क्या है, हम सोशल वेलफेयर पे भी काम करेंगे, सभी को हम ये एश्योरेंस देंगे कि आपको स्टडी प्रॉपर मिले, आपको फूड वगैरह प्रॉपर मिले, तो सोशल वर्क पे भी करना उन्होंने, बेटर हेल्थ वगैरह मिले, उस पर भी काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी अच्छी तरीके से बढ़ने लगी, वो इंक्रीज थी 5 से 6% की, जिससे इकोनॉमी उनकी बढ़ रही थी।
लेकिन उसके साथ साथ उनकी पॉपुलेशन भी 2 से 3% की बढ़ रही थी, जो अगेन एक प्रॉब्लम का विषय था कि भाई आपके पास आपके घर में रोटियां जो हैं, रोटी बन रही है अब ज़्यादा, है ना। पहले 5 रोटी बनती थी और खाने वाले मान लो, है ना, कि 2 लोग रहते थे, तो करीबन 2 से ढाई रोटी एक बंदा पा जाता था। अब 10 रोटियां बढ़ रही हैं, लेकिन खाने वाले जो हैं वो बढ़ गए और 6 लोग हो गए, तो अब इनको मुश्किल से, है ना, और कम रोटियां मिलने लगी इन कंपैरिजन में। तो लोग भी बढ़ रहे थे, इससे क्या है, इनको लॉस, मतलब ये होने लगा कि लोगों के पास जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए वो इनसफिशियंट थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, है ना, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस हो रही थी वो इनके पास बहुत ज़्यादा, सॉरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ऐसा सरप्लस में इनके पास था नहीं। तो इनके पास ये देखने को उस टाइम पे मिला कि जैसा यूएसएसआर में क्राइसिस हुआ है, ऐसा अपने पास भी हो सकता है। क्योंकि वहां पे यूएसएसआर ने क्या करा कि उसने शॉक थेरेपी को यूज किया और उसने अचानक से ही सारी चीजों पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, प्राइवेटाइजेशन बड़ी फास्ट करा, और जो हमने देखा था कि बड़े कौड़ियों के दाम में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और चीजों को उसने बेच दिया। तो ऐसे एक डर में था, है ना, कि यहाँ पे क्या है कि चाइना में भी ऐसी चीजें ना हो जैसी क्राइसिस वहां पे हुई है। तो सिमिलर क्राइसिस वाज टू फेस चाइना टू। इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ, इंटरनेशनल ट्रेड वाज मिनिमल, एंड पर कैपिटा इनकम वाज वेरी स्लो। द चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी। अब यहाँ पे कुछ बड़ी पॉलिसीज जो 1970s के टाइम पे ली गई, जो बेनिफिट करी चाइना को सबसे ज्यादा, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो हुआ क्या। अब चाइना अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो आइसोलेशन था, कि भैया देखो, चाइना भी जो है वो यूएसएसआर से भी नहीं मिला था, जो वॉर्सो पैक्ट हुआ था, और यूएसए के जो नाटो नेटो पैक्ट था उसमें भी नहीं मिल रखा था। तो इसने कहा कि भाई हम आइसोलेटेड रहेंगे, इंडिया भी नहीं मिल रखा था, ये भी नहीं मिल रखे थे, है ना। तो हालांकि जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ज़्यादा ऐसी उम्मीद लेकर के चलते थे कि हम और चाइना और हम लोग जो हिंदी चीनी भाई भाई की चीज़ें चलती थी, कि हम लोग जो है मिल करके एक थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, और हम एक, है ना, सभी लोगों को एक सही राह पे लाएंगे, ऐसी सोच के साथ चल रहे थे। तो इन्होंने भी, चाइना ने भी किसी के साथ जुड़ा नहीं था उस टाइम पे, है ना। तो उन्होंने खत्म किया इस आइसोलेशन को कि भाई अब जो है वो हम पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली लोगों के साथ जुड़ना स्टार्ट करेंगे। इन्होंने, देखो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट और रिलेशन बताते हैं कि 1972 में यूएसए के साथ इन्होंने रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश करी। अब किया क्या इन्होंने, जो इन लाइफ प्रपोज द 4 मॉडर्नाइजेशंस, 4 मॉडर्नाइजेशंस यूज किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या वो 4 मॉडर्नाइजेशंस थे। क्या क्या यूज करा, एग्रीकल्चर यूज करा, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री, इन 4 पे फोकस करना इन्होंने अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग, मतलब वर्क करना शुरू किया। तो हुआ क्या, बाई 1978 द देन लीडर डेन शियाओपिंग अनाउंस द ओपन डोर पॉलिसी, है ना। इन्होंने एक ओपन डोर पॉलिसी वहां पे डाली। ओपन डोर पॉलिसी मतलब मान लो मेरे घर का दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है यानी कि लोग अब आ सकते हैं, आप आइए वहां पे हमारे घर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यहाँ पे यही इनका मोटिव था। इन्हें ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी। तो ये कैसे बढ़ सकती थी, जब बाहर के लोग, मान लो इंडिया में जो है वो बाहर की गूगल कंपनी आती है और गूगल कंपनी एक फैक्ट्री डालती है, तो यहाँ के आसपास लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही जो गूगल कंपनी आ रही है वहाँ पे कुछ अपने पास से कैपिटल लेकर के भी आएगी, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी भी लेकर के आएगी, तो इससे वहाँ के इंडिया को बेनिफिट होने वाली। यही काम उन्होंने स्टार्टिंग कर दिया वहाँ पे, ओपन डोर पॉलिसी वहाँ पे लेके आए। तो बाहर के लोग अब आना स्टार्ट करें, एफडीआई बढ़ना स्टार्ट करिए, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ना स्टार्ट करें। दूसरी, आगे इन्होंने उसके साथ साथ और क्या किया कि चाइना जो थी वो शॉक थेरेपी जिसको यूएसएसआर ने फॉलो किया था उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया, और उसको धीरे धीरे करके फॉलो किया। जैसे यूएसएसआर यानी कि रशिया, जब वेन एवर आई एम पुटिंग द वर्ड यूएसएसआर, इसमें ज्यादातर इन्फ्लुएंस मैं रशिया के बारे में कहना चाहता हूँ। तो रशिया ने क्या करा कि रशिया ने एट वंस सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया एग्रीकल्चर का 1982 में। उसके कुछ समय बाद देखा कि पहले वो चीज़ हो जाए आराम से, फिर उसके बाद से इंडस्ट्री में प्राइवेटाइजेशन किया 1998 में। प्राइवेटाइजेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था और हैवी। अब क्या है, 1998 में किया, है ना। अब धीरे धीरे करके इन्होंने ट्रेड बैरियर्स जो थे उसको एलिमिनेट किया, और इसके लिए बोल रखा है कि ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इसको, ये वर्ड अगेन यूज होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऐसे कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे जहां से इन्हें लगा कि भाई यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट आ सकता है, सारी चीज़ें, ट्रेड बैरियर हटना चाहिए। वहां से उन्होंने हटाया और फॉरेन इन्वेस्टर्स को वहां अलाउ किया कि आप यहाँ पे चीज़ों को क्या करें, सेटअप करें। तो वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स कुड सेटअप इंटरप्राइजेस। तो ऐसे कुछ एरियाज बना लिए जिसको SEZ कहा, इसका बार बार अभी यूज आएगा।
तो इस जैसे जैसे जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट करते थे वहाँ पे जो आपके स्टेट वगैरह की जो फंक्शन होते थे वो लोग उसको अच्छा करने में लग जाते थे, उसको है ना वर्किंग उस पर अच्छा किया करते थे। तो ये एक इनको बेनिफिट मिला कि इन्होंने बाकियों के लिए खोल दिया कि भैया आप आइए हमारे देश में, इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी फैक्ट्रीज लगाइए, यहाँ पे थोड़ा सा आप टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, इससे हम सभी का ही बेनिफिट होगा, आपका भी होगा हमारा भी होगा। तो ये शुरू हो गया। हमेशा ही मार्शल लॉ लगाया भी यूएसए ने इसी चीज़ को था, सोच करके था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कि हमें हर जगह पे अपना एक मार्केट मिलेगा, ये यूएसए के लिए भी एक अच्छा चांस था। तो वो भी अब मार्केट उसे मिल रहा था, वो वर्क करना स्टार्ट कर रहा था। अब ये जो नई पॉलिसी थी चाइना की, ये हेल्प करी इनको अपनी स्टैग्नेशंस को खत्म करने के लिए। स्टैग्नेशन जो मैंने आपको बताया था, यूएसएसआर में स्टैग्नेशन हो गई थी। स्टैग्नेशन मतलब इकोनॉमी बढ़ ही नहीं रही थी, एकदम रुक सी गई थी, है ना। तो स्टैग्नेशन को बढ़ा हटाने के लिए, चेंज करने के लिए इन्हें हेल्प हुआ। अगला बोल रहा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अ राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम। जो एग्रीकल्चर में इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, इससे रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा इन्हें क्या हुआ, राइज देखने को मिला प्रोडक्शंस में और इनकम्स में, है ना। हाई पर्सनल सेविंग इन द रूरल इकोनॉमी लेड टू एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्री। अब लोगों के पास पैसे, सेविंग्स बढ़ रही थी, तो वो रूरल इंडस्ट्री वगैरह में भी ज़्यादा है ना इकोनॉमी वगैरह बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और वो बढ़ भी रही थी धीरे धीरे करके। अगला कह रहा है कि इस हुआ क्या कि द न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेड टू अ फिनोमिनल राइज इन फॉरेन ट्रेड। जो ट्रेडिंग लॉ थे ये अच्छे होंगे अगर, तो सोचो अगर हम भाई लोगों को आने देंगे, लोगों को आना है तो यहाँ से ऐसा है कि मान लीजिए उत्तर इंडिया में आए तो उत्तर प्रदेश से अगर आपको चीज़ों को महाराष्ट्र में अगर एक्सपोर्ट करना है या फिर वहाँ बेचना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर यहाँ करना है तो आप हम सर्विसेज नहीं देंगे, है ना। तो ऐसी अगर दिक्कतें रहेंगी तो लोग आने से पहले सोचेंगे कई बार। और अगर ऐसा रहेगा कि भाई अगर आप इंडिया में आ रहे हो तो जब वापस अगर आपको पैसे लेके जाना है तो एक बार में सिर्फ 1 ही लाख ले जा सकते हो, ऐसी कुछ दिक्कतें रहेंगी तो हमेशा लोगों को दिक्कतें होंगी। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा ईज करेंगे तो लोग अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, इससे हम लोगों को फायदा होगा, एफडीआई इंडिया की बढ़ेगी। इसी तरीके से चाइना ने यहाँ किया, जो ट्रेडिंग लॉज को उन्होंने चेंज करा, इससे उन्हें बहुत ही अच्छा फॉरेन ट्रेड इकट्ठा करने में हेल्प हुआ। अब वही फिर वही बात, अब देखिए फॉरेन ट्रेड जब बढ़ेगा तो उससे एफडीआई बढ़ेगी। एफडीआई मतलब फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो है, सॉरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने पहले भी फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बोला था, उसके लिए क्षमा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगी। इससे होगा क्या, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे हमारे पास या उस कंट्री के पास जो बाहर की करेंसीज हैं वो उसके पास बढ़ती जाएगी। और यहाँ बोल रहा है इट हैज़ लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो अब उससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उस पर्टिकुलर कंट्री की वो बढ़ेगी। इससे उसे बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए इस कंट्री के पास ज़्यादा डॉलर आ गए या ज़्यादा यूरो आ गए, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि उससे वो दूसरे कंट्री में जा करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यहाँ पे किसी चीज़ में, जैसे किसी यहाँ के किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, बैंक को बेनिफिट होगा, तो इस सरकार को भी, इनको भी आकर के बेनिफिट मिलता जाएगा। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा इन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर चाइना को, जिसके पास जैसे ही एफडीआई उसके पास बढ़ी, उसने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। कई सारे और कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया। अभी आपको देखने को भी मिला था कि जैसे ही यहाँ पे कोविड की चीज़ें आई थी, ये फर्स्ट वेव की मैं बात कर रहा हूँ जब आई थी, उस टाइम पे जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी स्लो डाउन हो रही थी, चाइना ने तुरंत इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। हमारे बैंक जो सबसे प्रोमिनेंट बैंक है एचडीएफसी में, एचडीएफसी में जैसे ही स्टार्ट किया तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया उस टाइम पे, रूल्स बदले कि अभी इन्वेस्टमेंट वगैरह की चीज़ों को नहीं किया जा सकता। इस कारण से वो चीज़ रुकी। मतलब ये हमेशा ही इन्वेस्टमेंट करने में तैयार रहते हैं, है ना। तो अब इन्होंने धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया। लेकिन अगली बात बोल रहा है कि ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ गई। चाइनाज एक्सेशन टू द डब्ल्यूटीओ इन 2001 हैज़ बीन फर्दर स्टेप इन इट्स ओपनिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अब ये बाहर के वर्ल्ड में भी एक सुपर पावर की तरह इमर्ज कर रहा है। इसको दिखाने के लिए डब्ल्यूटीओ में इनका एंट्रेंस होता है, और उसके साथ साथ इनका जो प्रोमिनेंस था वो बढ़ रहा था हर जगह पे। ये कैसे और पता चलता है कि while the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of the reform। देखो यहाँ पे इनका लॉस मतलब निगेटिव इम्पैक्ट भी दिखा रहा है। देखिए कंटिन्यूसली उनका क्या है, पावर बढ़ रहा था, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे, उनके पास पैसे भी आ रहे थे, एफडीआईज कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, रिफॉर्म्स बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने दो लाए एटलीस्ट, जिसमें एक जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म था और ट्रेड वाला। तो उसके साथ साथ यहाँ ये देखने को मिला, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कि जब कंट्री एक कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ती है तो जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है ना वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ बता रहा है कि देखिए चीजें वहां पे इम्प्रूव कर रही थी, पैसे ओवरऑल कंट्री के बढ़ रहे थे, लेकिन वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, लोगों के पास जॉब्स कम थे। वहां लगभग कह रहा है कि 100 मिलियन लोग जॉब के
खोज में थे। जैसे यूएसए में भी अगर आप देखेंगे तो यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। रीज़न यही है कि वहाँ पे लोग क्या है कि मतलब बाहर से लोग वहाँ पे बुलाए जाते हैं, बाहर के लोग सस्ते पड़ते हैं उन्हें, तो वहाँ के लोग बुलाते हैं और वहाँ से वो काम कराते हैं, तो वहाँ पर्टिकुलर लोकल लोगों को कम जॉब मिल रही है। कह रहा है कि फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ द वर्क वाज एज बैड एज इन यूरोप इन 18th और 19th सेंचुरी, इतनी खराब थी वहाँ पे। और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और करप्शन भी कंटिन्यूसली वहाँ पे कंटिन्यूसली जो है वहाँ पे बढ़ रहा था। लेकिन फिर भी बता रहा है कि ये सारी दिक्कतें इंटरनली तो हो रही थी, लेकिन ओवरऑल लेवल पे थोड़ा सा इनका चाइना का प्रोमिनेंस हर जगह पे जो है वो बढ़ रहा था, है ना। हर जगह पे इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था और धीरे धीरे हर तरह के, जैसे एशियान हो गया, यूएस, जापान, रशिया, ये सारे लोग जो हैं इन लोगों के साथ इसने, सिंस इसकी इकोनॉमी बढ़ रही थी तो रिलेशंस को इम्प्रूव करने में इनको हेल्प हुई, है ना। और कई सारे औरों के साथ, जैसे जब होता है ना जनरल इंसान के पास जब पैसे आते हैं तो धीरे धीरे उनके सारे रिलेशन इंप्रूव होने लगते हैं, वैसे ही चीज़ें इनके साथ अब चाइना के साथ हो रही थी। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं। जो सेकंड टॉपिक हमारा कहता है कि इंडिया चाइना रिलेशन। अब ये तो चाइना का सभी के साथ था, देखते हैं इंडिया का चाइना के साथ कैसा रिलेशन था। तो हमें पता है इंडिया का क्या है, चाइना एक नेबरिंग कंट्री है। यहाँ कह रहा है इंडिया एंड चाइना वर ग्रेट पावर्स इन एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। चाइना हैड कंसीडर्ड इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑन द पेरिफेरी ऑफ इट्स बॉर्डर। बोला जा रहा है कि जब जैसे वेस्टर्न जो इंपीरियलिज्म आई थी इंडिया में, वो ब्रिटिश कंट्री, ब्रिटिश जो आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे, उसके कारण से उसके बाद से थोड़ा सा रिलेशन मतलब खराब हुए थे, लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छा हमारे बीच में रिलेशन था, काफ़ी अच्छा रिलेशन था। वही वहाँ के होचिमिन और कई सारे लोग जो है वो इंडिया में आया करते थे और यहाँ की चीज़ों को देख करके वहाँ लिखा करते थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस था। और बहुत ही अच्छी कंट्री चाइना भी मानी जाती थी इंडियंस के द्वारा, और इंडियंस भी माने जाते थे चाइनीज़ के द्वारा, है ना। लेकिन वो लोग आए तो उसके बाद से क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा रिलेशन यहाँ पे डिटोरिएट होता हुआ दिखा। अगला कह रहा है एट डिफरेंट टाइम्स इन चाइनाज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टिक रूल, मंगोलिया, कोरिया, पार्ट्स ऑफ इंडो चाइना एंड तिब्बत एक्सेप्टेड चाइनाज अथॉरिटी। कई लोगों ने चाइनीज के अथॉरिटी को मान लिया था। Various kingdoms and empires in India also extend their influence beyond their borders. In both cases, this influence was politically, economically, and cultural. However, the regions where India and China exercised influence rarely were overlapped. Thus, there was a limited political and cultural interaction between the two. The result was that neither country was very familiar with the other. In the 20th century, both nations confronted each other. They had some difficulty evolving a foreign policy to deal with each other. ये कहता है स्टार्टिंग में क्या है कि लोगों के बीच में चीज़ें ठीक थी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करते थे, लेकिन कह रहा है कि 20th सेंचुरी में आकर के पहली बार इनके बीच में आमने सामने होता है, कन्फ्रंटेशन होती है ना, जो जिसके बारे में हम सभी को पता है। अब कह रहा है कि आफ्टर इंडिया रीगेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन 47 में एंड चाइना एक्सपेल द फॉरेन पावर्स, और जो फॉरेन पावर्स थी चाइना ने जब उसे हटा दिया यानी 1949 में, देयर वाज अ होप दैट बोथ वुड कम टुगेदर टू शेप द फ्यूचर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। जो मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू जी जो ऑनरेबल हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश करी थी और ये नारा कंटिन्यूसली चला था, कौन सा, हिंदी चीनी भाई भाई। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था कि हम लोग क्या है कि आपस में हमेशा मिल करके चलेंगे। कई सारी चीज़ें जो अगर मतलब सब लोग कहते थे कि चाइना ये गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है इंडिया कुछ चीज़ों को वो इग्नोर क्या करता था, हम लोग करते थे, क्योंकि ऐसा कह करके कि इनका ये इंटरनल मैटर्स है। कई सारे ऐसी चीज़ों में हुआ, मतलब हम कोई भी ऐसा नहीं चाहते थे कि हमारा और चाइना का जो है रिलेशंस ज़्यादा भी बिगड़े। अब कहता है सून आफ्टर इंडिपेंडेंस बोथ स्टेट्स वेर इन्वॉल्व इन डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950। अब मेन इशू दिक्कतें यहाँ से शुरू हुई। जो तिब्बत का एक्सेशन था, धीरे धीरे उसको अपने में चाइना जो ले रही थी, टेक ओवर कर रही थी 1950 में, ये थोड़ा सा इशू वाला पॉइंट आ गया। द फाइनल सेटलमेंट चाइना इंडिया बॉर्डर, चाइना एंड इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन 1962। यहाँ पे हुआ था क्या, तिब्बत को वो टेक ओवर कर रहे थे, यहाँ पे लग रहा था गलत हो रहा है, लेकिन पहले इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपोज नहीं किया, लेकिन बाद में जाकर के अपोज करना स्टार्ट हुआ। तो चाइनीज़ को, मतलब चाइना के लोगों को ये लगा, और चाइना लोग ये वहाँ पे पोर्ट्रे करना स्टार्ट करे कि इंडिया जो है अब वो धीरे धीरे चाइना के इंटरनल मैटर्स में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, और ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। और उसे मतलब ये उनके तरफ से एक स्टेटमेंट था कि भाई जो इंडिया है वो अपना प्रोमिनेंस बढ़ा रहा है और थोड़ा सा मतलब है ना, थोड़ा सा एटीट्यूड थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज़ को उन्होंने, उनका ये स्टेटमेंट था कि इस चीज़ को गिराने के लिए ये 1962 का एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो आप सभी को पता है। इसमें इंडिया की हालांकि ये हार होती है, और आपको सुनने में आया होगा, है ना, कि
जो लता मंगेशकर जी का गाना है कि "ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी", ये गाना देखो ये टाइम जब हुआ था 1962 के वॉर का, वो टाइम था, उस समय पे इंडिया में करीबन चल रही थी दिवाली। तो इस पे अगला जो 26 जनवरी आता है उस पे लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाया था। उसमें ही एक लाइन है कि जब देश में थी, है ना, दिवाली वो खेल रहे थे होली, है ना? तो उस समय पे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी इसमें आंकड़े के अकॉर्डिंग से 3,500 से ज़्यादा लोग मारे गए, 3,500 से ज़्यादा लोग तो मतलब उनको मिला ही नहीं कि वो लोग कहाँ के। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। तो 1962 में ये चीज़ होता है हमारे बीच में, जो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में देखने को मिलता है, और एंड इन द अक्षाई चिन रीजन ऑफ लद्दाख, और साथ ही अक्षाई चिन के एरिया में दिखता है, जो अभी भी जहाँ पे कन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली होती रहती है ना? तो ये लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश, इन 2 जगहों पे हमें काफ़ी देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक बड़ी क्लैश होती है इंडिया और चाइना के बीच में। वहाँ से रिलेशन थोड़े से डिटेरिएट होना शुरू करते हैं। उससे पहले भी रहते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा ये ग्लोबल लेवल पे नहीं जाता है कि अभी डिटेरिएट हो चुके हैं। लेकिन ये वॉर बहुत ज़्यादा, है ना, डिसहार्टनिंग था सभी के लिए। इस समय पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिस इस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था, क्योंकि उनको ऐसा एक्सपेक्टेशन था नहीं। अब यहाँ कहता है कि 1962 के बाद इंडिया सफर्ड मिलिट्री रिवर्स। ये इंडिया के लिए एक तरीके से प्लस पॉइंट बस ये रहा कि इंडिया जो अपने मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करता था, उसे इम्प्रूव नहीं करता था, वो अब उस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, है ना? क्योंकि इन्हें पता था कि आज ऐसा हो सकता है तो बाद में भी कभी ऐसा हो सकता है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज वर डाउनग्रेडेड अंटिल 1976। इसके बाद 62 के बाद 76 तक थोड़े से रिलेशंस थोड़े गड़बड़ ही थे। Thereafter relations between the two countries began to improve. अब improve होना start हुए after the change in China's political leadership from the mid to late 1970s. China's policy became more pragmatic and less ideological. So it was prepared to put off the settlement of contentious issues while improving relations with India. A series of talks to resolve the border issue were also initiated in 1981. कंटिन्यूसली डायलॉग बाजी चल रही थी लोगों के बीच में, बात 76 के बाद हो रही थी कि भाई ये जो इश्यूज हैं इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए, हमारे बीच में जो भी इश्यूज हैं, और सभी लोगों को बेनिफिट वगैरह हो। लेकिन कह रहे हैं कि सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंडिया चाइना रिलेशनशिप. Their relations now have a strategic as well as an economic dimensions. Both view themselves as a rising powers in global politics, and both would like to play uh, अ मेजर रोल इन एशियन इकोनॉमी, है ना? सभी के मन में ये था कि भाई दोनों ही डेवलपिंग नेशन है, और दोनों ही एक बड़ा प्लेयर्स बनना चाह रहे थे एशियन इकोनॉमी में। बात आती है राजीव गांधी जी के टाइम की। राजीव गांधी जी विजिट करते हैं चाइना को दिसंबर 1988 में। प्रोवाइड द इम्पीटस फॉर एन इम्पीटस मतलब एक तरीके से ना एक धक्का धक्का इन द सेंस कि किसी चीज़ को सडनली शुरू करने के लिए, कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, इसको इम्पीटस कहते हैं। तो इम्पीटस फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन द इंडो चाइना रिलेशनशिप, ये इम्प्रूव करता है। Since then, the both government have taken measures to contain conflict and maintain peace, tranquility, and on the border, they have also signed agreements on cultural exchanges and cooperation in science and technology, and opened 4 border posts for trade. है ना? अब धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई। विथ इंडिया चाइना ट्रेड ग्रोइंग एट 30%। अब देखो ट्रेड भी इंप्रूव हो रहा था धीरे धीरे 30% per year since 1999. A more positive perspective on relation with China has emerged. Bilateral trade between India and China has increased from $338 million to 84 billion। आपको देखो मिल रहा है कि काफ़ी बड़ा जंप आया। 338 जो 1992 में था उससे 84 बिलियन तक गया, और ये काफ़ी अच्छा जंप रहा। ये कहा जा रहा है कि more recently both the countries have agreed to cooperate with each other in areas that could otherwise create conflict between the two, such as bidding for energy deals abroad. At the global level, India and China have adopted similar policies in international economic institutions like the World Trade Organization. India's nuclear test in 1998, आपको ये पता होगा भाई। जैसे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी पहले 13 दिन की सरकार बनती है, तो दूसरे दिन वो भाई ऑर्डर दे देते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया जाए, लेकिन उनकी सरकार फिर 13 दिन बाद गिर जाती है। दोबारा जब वो पावर में आते हैं तो सबसे पहला काम यही करते हैं। तो 1998 में जैसे न्यूक्लियर टेस्ट होता है, इस पर तो मूवी बनी है पोखरण। तो 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट होता है, तो समटाइम जस्टिफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट फ्रॉम चाइना डिड नॉट स्टॉप ग्रेटर इंटरेक्शन. It is true that China was seen as contributing to the build-up of Pakistan's nuclear program. China's military relations with the Bangladesh and Myanmar were viewed as a hostile to Indian interests in the South Asia. ये कह रहा है कि ऐसा भी देखा गया कि चाइना काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया पाकिस्तान को
उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह बनाने में। जब इंडिया का ये न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल रहा 2 हफ्ते बाद चाइना ने भी अपना कर लिया था, न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया था। तो ये कहा जाता है कि चाइना ने काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प करा। However, none of these issues is likely to lead to conflict between the two. One sign of this is that the talks to resolve the boundary question have continued without interruption, and military to military cooperation is increasing. India and Chinese leaders in official visit Beijing and New Delhi with greater frequency, and both sides are now becoming more familiar with each other, increasing transportation, communication links, common economic interests, and global concerns should help establish a more positive and sound relationship between the two most populous countries of the world. ये कह रहा है कंटिन्यूसली जो इंडिया का वहाँ पे विजिट होता है, वहाँ से इंडिया की तरफ में विजिट होता है, ये चीज़ें जो हैं वो देखो बीजिंग वहाँ की है ना, कैपिटल है, और यहाँ की दिल्ली। ये दिखा रहा है कि इंडिया के ऑफिशियल्स वहाँ जाते हैं कंटिन्यूसली, वहाँ के ऑफिशियल यहाँ जाते हैं। इससे एक मैसेज वर्ल्ड में ये पहुँचता है कि इन दोनों कंट्री के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, जिससे इन दोनों ही देश को अपने ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन लिंक्स और कई सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह को ग्लोबली बढ़ाने में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो इससे कंटिन्यूसली रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होते हुए इस पूरे चैप्टर में हमें दिखाया गया। तो ये ओवरऑल इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशनशिप था। इसी के साथ चैप्टर आपका ओवर होता है, जिसमें हमने काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी डीप तरीके से इंडिया चाइना का रिलेशनशिप भी देखा, साथ ही साथ हमने चाइना के इंस्टांसेस भी देखे, कैसे वो इम्प्रूव करी, ये सारी चीज़ें देखें, क्या इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं वो सारी भी देखें। कई सारे हमने ऐसे यूनियंस भी देखें, जैसे यूरोपियन यूनियन के बारे में हमने बात करा, एशियान के बारे में हमने बात करा, है ना। तो ये काफ़ी एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव चैप्टर आपके लिए रहा, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर सकते हो। ओके, होप यू लाइक द कंप्लीट सेक्शंस एंड डू राइट मी इफ समवेयर कि आपको लगा कि जहाँ पे लैग डाउन है तो वो मुझे लिखे आना। ओके, थैंक यू।